अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है ना, हम क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आज कॉस्टिंग का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको यूजुअली लोग एक नाम और से भी बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं सर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। हम इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट्स, हम इसको ये भी बोलते हैं। और डेफिनेटली सर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स की जब भी बात आएगी तो प्रॉफिट स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आप मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट स्टेटमेंट की बात करें। कॉपी कर लीजिए सर, ये हम यहाँ से बात स्टार्ट करें। और ज़रा आज की क्लास की इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आपको हमेशा याद रखना है आज की क्लास में ना सुनने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, तो नोटबुक बिल्कुल निकाल लीजिए। और सबसे पहले तो नोटबुक पे सर मैं आपको ज़रा ना इनके फॉर्मेट पे ज़रा सा थोड़ा काम करके बताऊँ। असल बात इस टॉपिक में सुनने की ज़्यादा है, सुनने पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। सुने सर, सबसे पहले तो सर जो पहला पेज है आपका, उस पे आपको सर सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनानी है। मैं एक फॉर्मेट आपको बना के दे रहा हूं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट की सर बात करने या बात की जा रही है। मैंने लिखा सर सबसे पहले आप आके इसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट के ऊपर सबसे पहले यहां पर बात की जाएगी। डन। सर मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट के ऊपर यहां से बात को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई चलो, सुनो, गौर से सुनो, जरा सुनने वाली बात है ये, सही है? जरा ध्यान से ना मेरे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, चाहे आप मार्जिनल करें चाहे आप एब्जॉर्प्शन से सॉल्व करें, क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्या आने जा रहा है सर? सेल्स। सेल्स इन बोथ केसेस विल रिमेन सेम, दोनों में सेम होगा। सर मैंने यहाँ ये लिख दिया, कॉपी कीजिए। आप कॉपी करेंगे, मैं फिर आगे बढ़ूंगा और आप थम्स अप देंगे मुझे कि सर बात समझ में आ गई, आपने लिख लिया। मैं फिर आगे क्वेश्चन को आगे कैरी करता हूँ। हाँ माइक खुला हुआ बेटा, बंद कर लो। डन। अच्छा अब सुने सर, उसके बाद आपके पास क्या आएगा? लेस। मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट है, क्या लिखूंगा जोहेल? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। सर मैं यहाँ के लिखूंगा, इसमें मेंशन करूंगा कि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट। सर जवाब दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट की अगर मेरी हेडिंग है तो अब सबसे पहले यहाँ देखिएगा मैं लिखने क्या जा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ सर यहाँ के ओपनिंग इन्वेंट्री। ऐसा ही होता है ना सर, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस करनी चाहिए आपको या प्लस करनी चाहिए? प्लस। ओपनिंग इन्वेंट्री, मगर अब यहाँ देखिएगा ओपनिंग इन्वेंट्री एट एट क्या लिखा मैंने आगे उसके अंदर? वेरिएबल कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री एट वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्या? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आगे मैंने मेंशन किया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं पता आपको, मैं बहुत स्पेसिफिक होके बोल रहा हूँ। ये फॉर्मेट बनवाए बगैर पहले वो लोग बोलते हैं इसको पहले देख लो एक बार फिर करना सॉल्व। मैं बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपको पहले फॉर्मेट बनवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ सर। वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन की आप सर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप यहाँ लिखेंगे सर आके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी आप सबसे पहले यहाँ पे ऐड क्या लिखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। और वो भी किसकी सर? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्या? ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ के सर मैंने ये लिख दिया। फिर सर आपके पास यहाँ क्या आएगा? फिर आपके पास सर यहाँ आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट लिखेंगे सर, उसके आगे आके लिख देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री एट वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे भी आप आके क्या मेंशन करेंगे सर? आप यहाँ के मेंशन करेंगे एट प्रोडक्शन। क्लोजिंग को हम माइनस करते हैं। तो ये देखें मैंने तमाम वेरिएबल कॉस्ट की बात की। कोई बच्चा मुझे बताएगा सर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या? मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन, वो यहाँ पर आएंगे। मैं उनके बारे में भी आगे और मजीद एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। फिर से ज़रा चेक करें, प्रोडक्शन की बात है तो प्रोडक्शन अब हो गया यहाँ पे ख़त्म। सर तो उसके बाद एक और काम भी तो होना चाहिए सर, वो काम ये होना चाहिए कि सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो उसको भी मैं यहाँ लिखूं और उसको मैं सर इसमें क्या कर दूं? प्लस। तो सर जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी इवेंचुअली मेरी, वो सर यहाँ आ जाएगी, उसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस। यहाँ क्या आएगा मेरे पास सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
सेल्स माइनस आप इसके अंदर से क्या कर देंगे सर, सेल्स माइनस आप इसके अंदर से कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, सेल्स माइनस आप क्या कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या वेरिएबल कॉस्ट, बोलो ना। सेल्स माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन मैंने वेरिएबल कॉस्ट को देखें पहले किस तरह यहां रखा, ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और नीचे मैंने यहां क्या रखा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सही हो गया सर, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब सर उसके बाद आप इसमें कुछ और नहीं करना होता आपको, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आपको क्या माइनस करना होता है सर, फिक्स कॉस्ट। रिपीट कर देंगे कि आपने किसको माइनस करा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने ये कहा कि आपने रेवेन्यू निकाल लिया, तो रेवेन्यू में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, तो रेवेन्यू में से मैंने अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो ये आंसर आया। मगर जब वेरिएबल कॉस्ट को हम निकाल रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। मैं नबिया तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, गौर से सुनना सर, मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन सर मेरे पास ये रहा, एक सेक्शन ये दैट इज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है उसको मैंने ऊपर रखा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट मैंने नीचे रखी। बेसिकली मैंने वेरिएबल कॉस्ट ही रखी है, मगर मैंने डिवाइड किया दो हिस्सों में, प्रोडक्शन में अलग, और उसके बाद मैंने नीचे सर उसको क्लोजिंग में अलग से उसको रखा है। आई बात समझ में नबिया? जी सर, आ गई। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा हूँ जैन, ये रिकॉर्डिंग तुम शुरू से देख लेना, बस इतना ही काम किया अभी तक हमने। चलें सर, उसके बाद सर बढ़े आगे, सर फिक्स कॉस्ट की बात करें। फिक्स कॉस्ट भी सर दो दो हिस्से हैं सर डिवाइडेड। हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सर प्रोडक्शन की जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी सर उसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर सर इसी तरह सर हमारे लिए सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी सर उसको यहाँ लिख देंगे। दोनों फिक्स कॉस्ट को सर हम जब प्लस करेंगे तो सर वैल्यू यहाँ पर आएगी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को आप माइनस कर देंगे तो इवेंचुअली आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो सर यहाँ पे इसका आंसर आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ वैल्यू लिख देंगे सर, ये है आपके लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर। डन, लिख लें पहले सब लोग, सब यहां तक बात कंप्लीट कर लें फिर आगे बढ़ें। इस पेज पे और कोई काम मत कीजिएगा, आप पेज को टर्न कर लीजिए। इस पेज पे जो भी काम करना है वो मैं आपको इस पेज पे बाद में करवाऊंगा। अब जरा पेज को टर्न कर लीजिए और नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। अब नेक्स्ट पेज पे जाएं, जब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही कीजिएगा। इस पेज पे अब मजीद कोई काम मत कीजिएगा, इस पेज पे भी काम करना है आपको, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, अभी अब करेंगे, लेकिन पहले यहां से स्टार्ट लेते हैं बात को। सर नेक्स्ट पेज पे आके एक हेडिंग डालें सर, अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट की सर जब आप यहां पे बात करेंगे तो आप सर इसको दो कॉलम्स में इसी तरह यहां पे रखेंगे, रख लीजिए सर। सिर्फ स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनने जा रहा है, अभी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनने जा रहा है। सर सबसे पहले आप इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे, सेल्स, तो सेल्स की जो वैल्यू आएगी उसे आप यहां रख देंगे सर। उसके बाद उसमें से क्या आप लेस कर देंगे, लेस करके सर आप यहाँ लिखेंगे आके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे। अब क्या करेंगे सुने सर, अब आप सबसे पहले इसके अंदर मेंशन करेंगे सर यहाँ के ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री सर आपके पास यहाँ आएगी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री एट वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी दोनों लिखेंगे आप। वो कैसे, वो मैं आपको भी बताऊंगा सर, लेकिन किसकी होंगी ये दोनों, ये दोनों की दोनों कॉस्ट किसकी होंगी सर, प्रोडक्शन की, लिख लें। यानी इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट बोथ सर आप दोनों यहां लिख देंगे। एंड किसकी सर, प्रोडक्शन की, या आप यहां लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री में, दोनों लिखेंगे सर। उसके बाद आ जाए आगे, फिर यहां लिखते हैं सर आगे, अब क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस यहां मैं आपको एक अपनी तरफ से एक टिप दे रहा हूं, सुने, एट वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन की अलग लिखो। अब इससे आपको एक फायदा होगा, मैं यहाँ पहले इसको सही से लिख दूं जरा, ये फॉर्मेट है इसका, एड प्रोडक्शन को सर आप यहाँ पे अलग से लिख दें, और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोबारा लिखें। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने अब वेरिएबल कॉस्ट लिखी है तो आप एट क्या लिखें, फिक्स कॉस्ट, और उसको भी आप सर यहाँ प्रोडक्शन कह के अलग से लिख दें, और सर उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी सर। फिर सर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री,
और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आप एट क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी दोनों को प्लस करके, मगर किसका, मगर प्रोडक्शन। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैं ये क्यों बना रहा हूं और इस तरह का फॉर्मेट इसका क्यों है। सर जब मैं ये आंसर निकाल लूंगा, पहले तो यहां तक आ जाइए। डन। इसके आंसर को जब आप यहां से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा सर इवेंचुअली जो आप इनकम स्टेटमेंट में निकालते आए उसका नाम आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट में या तो आप क्या करेंगे, अंडर एब्जॉर्ब, या आप करेंगे सर इसके अंदर ओवर एब्जॉर्ब। अब ये क्या होगा कि अंडर एब्जॉर्ब प्लस या माइनस जो होगा वो आ जाएगा। फिर सर आप इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। घबराइएगा मत, ये बड़ा आसान सा है, बस आप थोड़ा फॉर्मेट पहले बना लें फिर मैं एक्सप्लेन करूं। फिर आप इसमें लिखेंगे सर आके एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे भी आएगा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास पहली चीज क्या आएगी, वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या आएगी सर आपके पास, फिक्स कॉस्ट। दोनों वैल्यूज को आप यहां लिखेंगे, एडमिन भी हो सकता है, मार्केटिंग भी हो सकता है, बहुत सारी हो सकती हैं सर। उसको आप इसमें से सर माइनस करेंगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास सर प्रॉफिट फॉर द ईयर। डन, लिख लिया सबने। अब उस पेज पे वापस आइए जहां पहले काम कर रहे थे। मैं जरा आपको पहले ना वहां पे एक चीज सिखाऊं, फिर इस पेज के नीचे आएंगे तो वहां एक चीज सिखाऊंगा। सर पेज खोलिएगा वही वाला जो पहले वाला पेज है ना आपका मार्जिनल कॉस्टिंग वाला। मैं इस पेज की बात कर रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट की। इसके नीचे जरा थोड़ा सा आपने काम करना है। पहले तो एक बात बताइए सर, आपने एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय, आपने कॉस्ट बिहेवियर्स आपने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है, याद है ना आपको? एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन की क्लास थी सबसे पहले वाली, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है बाय इट्स बिहेवियर, है ना? उसमें हमने बाय नेचर की बात की थी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह। तो गौर से सुनिएगा सर, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे ना, ये आप लिखिएगा उसी पेज पे, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो आप कॉस्ट को डिवाइड करेंगे या बाइफिकेट करेंगे दो हिस्सों में। पहले किस में, वेरिएबल कॉस्ट में, फिर किस में, फिर आप करेंगे सर फिक्स कॉस्ट में। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो आप सर यूं करेंगे काम, उसी के नीचे लिखिएगा। लेकिन जब सर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेट, ताकि आपके सामने रहेंगे दोनों बातें। लेकिन सर जब आप क्या करेंगे, जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे तो आप ये काम थोड़ी करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करेंगे, बल्कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहली कॉस्ट आपके पास कौन सी होगी, पहले आप रखेंगे किसको, प्रोडक्शन को, और फिर आप किसको रखेंगे, फिर आप रखेंगे सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एंड एडमिन या एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग या जो भी इनकम स्टेटमेंट वाली होती है, आ रही है बात समझ में? यानी पूरी प्रोडक्शन को एक तरफ रखेंगे, यानी सिर्फ प्रोडक्शन को एक तरफ कर दूंगा और बाकी तमाम कॉस्ट को एक तरफ कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एब्जॉर्प्शन। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में करूंगा तो मैं सारी, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग की हो, प्रोडक्शन की हो, मैं उसे एक तरफ कर दूंगा तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम बेटा फर्क ही ये होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो एक तरफ होती है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो पूरी की पूरी एक तरफ होती है। हम मेरी बात समझ आई? चाहिए। अब जरा अपने ही फॉर्मेट को जरा गौर से देखिए, मैंने किया ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखिए क्या यही हुआ है, मैंने सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट चाहे वो फिक्स थी या वेरिएबल एक तरफ कर दी है। सही किया ना मैंने फातिमा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पलटो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट देखो, क्या मैंने सारी की सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट, मैंने रमीशा कहा मैंने सारी की सारी एब्जॉर्प्शन में मैंने सारी प्रोडक्शन पहले रख दी,
बाकी तमाम कॉस्ट बाद में रख दी। सारी प्रोडक्शन है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स हो। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने क्या कहा, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में ये नहीं कहा कि वेरिएबल हो, मैंने ये नहीं कहा कि प्रोडक्शन हो या सेलिंग हो, मैंने कहा अगर वेरिएबल है तो पहले रख दो। आ रही बात समझ में, सारी वेरिएबल कॉस्ट पहले। आ रही है बात समझ में सर? तो ये इत्तेफाक से ये ओपनिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन और फिर क्लोजिंग और उसके बाद क्यों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है? बेटा एक बात बताओ, सेल्स का ताल्लुक इन्वेंट्री के साथ होता है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का ताल्लुक या कॉस्ट का ताल्लुक सेल्स से होता है? आप कोई चीज बेचने पे कमीशन देंगे तो उसका ताल्लुक सेल्स से या प्रोडक्शन से? If I sell something, you're gonna pay me like 2% of the commission. Like what it is? क्या होगी ये सेल से कनेक्टेड है या ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड है? सेल से। तो इसका मतलब है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट अपने रेवेन्यू से कनेक्टेड भी हो सकती है। तो ये मैंने यहाँ लिखा। अब करना क्या है सर? अब कुछ नहीं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। यहाँ तक काम हो गया। ये आपकी एक स्टेटमेंट मैंने बनवा के आपको दिखानी थी, वो आ गई। अब सर जरा बात करते हैं किसकी। अब आ जाए सर, बुकलेट निकाल लीजिए, क्वेश्चन निकालेंगे और फिर आगे सर इसके बाद यहाँ पे काम करेंगे। क्वेश्चन निकाल लीजिए सर। जो भी लोग अपने काम को बोझ बना रहे हैं ना, ज्यादा करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो परेशान होंगे। अब भी टाइम है आपके पास, 17-18 दिन है। क्योंकि जैसे ईद के बाद आप वापस आएंगे ना, मैं आपको पास से पास कराना शुरू करा दूंगा। प्रोडक्शन कॉस्ट डन सर। यहाँ जाए सर। सर लिखा है कॉस्ट, कॉस्टिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। रमीशा क्या लिखा है, किस चीज का एब्रीविएशन है ये? पेज पेज 145। सर सुन रहे हो ना गौर से? सर बैठे बैठे कहीं चले तो नहीं गए? सर सर माइक खोलो, बोलो। हाँ ना, कुछ बोलो। नो सर आई एम हेयर, पूरी इंग्लिश लिखी है इसने। चले सर आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। नो सर आई एम हेयर। अच्छा नो नो सर आई एम हेयर, सर एक नो ज्यादा लगा दिया तुमने शायद। चलें सुने सर। एग्जांपल 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग व्हिच स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन जनवरी 1st। सर जो बंदा स्टार्ट करता है ट्रेडिंग जनवरी 1st को, उसका मतलब है सर उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री सर मेरे लिए क्या होती है, फिर से बोलो सब लोग। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू क्या होगी सर? 0। आगे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस सर इसकी 18 है, दूसरे साल की सर 22 है। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास पर यूनिट जो है वो 2 है, दूसरे साल का सर 3 है। फिर सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पास 1 और 1.5 है। फिर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आपके पास 2 और 2 है। एनुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 40,000 40,000 दोनों साल की सेम रही। फिर सर आगे चेक करें, एनुअल फिक्स एडमिन ओवरहेड्स एक साल के 10,000 है, दूसरे साल के 14,000 है। यूनिट प्रोड्यूस आपके पास 10,000 है, 10,000 है। यूनिट सोल्ड आपके पास 8,000 यूनिट्स है और 9,000 यूनिट्स है। सही है। क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या गिवन है, प्रॉफिट स्टेटमेंट आपसे मांग रहा है, वो प्रॉफिट स्टेटमेंट मांग रहा है ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर से पढ़ो, प्रॉफिट स्टेटमेंट को सिर्फ किसकी मांग रहा है आपसे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सही है सर। अभी तो मैंने पीछे आपको एक फॉर्मेट बनवा दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आगे आगे मत जाइएगा, पहले मेरी बात सुने। मैं जो कॉलम्स बना रहा हूं वो कॉलम्स पहले तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, पहले तो समझे ये बात। एक कॉलम मैं बनाने नहीं जा रहा हूं, 2 साल के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन इन 2 सालों के अंदर भी एक और कॉलम बना रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं अपने फॉर्मेट को सही से चला सकूं या अपने फॉर्मेट को सही से काम कर सकूं। 2 मिनट दीजिएगा, ऐसा नहीं हो पहले बना लें आप, फिर आप फंस जाएंगे। बिल्कुल सुकून से देखिए, मैं जो जो काम जिस जिस तरह कर रहा हूं आपको वो काम उसी तरह करने हैं। पेंसिल और स्केल निकाल लीजिए सर, लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। 2 साल, हर साल के लिए 2 कॉलम मैंने ड्रॉ किया और आप भी इसी तरह हमेशा 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। सर कितने सालों के लिए आपको बनाना है? सर ये आपके लिए बनाना है फॉर बोथ द ईयर्स 2006 एंड 2007। सर मैंने यहाँ लिखा आके 2006, यहाँ लिखा सर मैंने आके 2007। क्वेश्चन में सर वो 0 0 उसको मार्क नहीं कर रहा, हम भी नहीं करेंगे। 2006 और 2007 सर ये आपके पास 2 कॉलम्स आ गए और हम सर यहाँ से बात को स्टार्ट करेंगे। कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ सर। पहले ये ड्रॉ कर लीजिए।
जल्दी जल्दी काम कीजिए। डन, बोलो भाई सारे लोग डन। स्टार्ट करें सर क्वेश्चन, थम्स अप, ताकि मैं साथ सबके साथ साथ स्टार्ट लूँ। डन, चलें अब सुने सर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप कभी भी स्टार्ट लेंगे, इस काम को स्टार्ट करने से पहले पहले आप एक वर्किंग करेंगे, जो वर्किंग पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं, सुने। उस वर्किंग को किए बगैर आप काम कंप्लीट नहीं करेंगे। गौर से सुने सब लोग, एक वर्किंग करनी होती है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। मैं यहाँ पेज के बिल्कुल टॉप पे ना हमेशा एक वर्किंग करूंगा हर दफा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए। सुने, पहले कौन सा ईयर है आपके पास? 2006। जवाब दीजिए। उसके बाद आपके पास कौन सा ईयर है? 2007। तो 2 सालों के लिए सर हमें सबसे पहले तो एक वर्किंग करनी है। इस वर्किंग को किए बगैर आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे, वरना आपका क्वेश्चन सही होगा ही नहीं। सर सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे आके यूनिट सोल्ड। सबसे पहला काम आपका ये है, आपको निकालने हैं यूनिट सोल्ड। सर जवाब दीजिए, पहले साल के फातिमा पढ़ो बेटा, यूनिट सोल्ड कितने? यूनिट सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है 8000 और 9000। फातिमा पढ़ो ना, 8000 उसी वैल्यू क्या है 9000। सर यूनिट सोल्ड आ गया यहाँ पे। सर उसके बाद यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा सर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ लिखा मैंने आके क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर जवाब देंगे सर क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या करना होगा? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपको करना होगा प्लस। ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या करेंगे सर आप? ओपनिंग इन्वेंट्री को आप कर देंगे सर इसमें से क्या? माइनस। यहाँ लिखा सर मैंने आके ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आपके पास फाइनली क्या बचेगा? सर सबसे लास्ट में आपके पास बचेगा सर, मैंने यहाँ लिखा आके, या आप यहाँ लिख सकते हैं परचेजेस, या आप क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ आप लिख सकते हैं सर इसके अंदर प्रोडक्शन। सही है सर। ये फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ था? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। याद आ रहा है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू COGS। यही होता है। अब मैंने COGS में क्लोजिंग को क्या कर दिया? प्लस। ओपनिंग को मैंने उसमें से क्या कर दिया? माइनस। तो मैंने यही किया। मैंने यहाँ देखिए सर, मैंने इसमें इसको क्या कर दिया सर? प्लस, और इसमें से इसको क्या कर दिया? माइनस। तो आंसर वो रिवर्स हो गया। मैंने यही सेम बात को रिवर्स किया, कोई नई कहानी नहीं है, मैंने वही फॉर्मूला रिवर्स करके लिखा है। सर अब आ जाते हैं सर, सबसे पहले एक बात बताइए। अब यहाँ देखिए मेरी बात सुने, अभी क्वेश्चन ने ये कहा ये पहला साल है जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो पहले साल जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास क्या हो जाएगी? 0। क्वेश्चन में देखिए आपने यूनिट कितने प्रोड्यूस किए हैं, लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में आपने यूनिट प्रोड्यूस किए कितने सर? 10,000। तो 10,000 यूनिट सर मैंने यहाँ जाके लिख दिए सर मैंने प्रोड्यूस किए। जवाब दीजिए, अगर 9,000 यूनिट मैंने बनाया और 8,000 यूनिट मैंने बेच दिए तो क्लोजिंग यूनिट मेरे कितने के बच गए? 1,000। ऐसा ही है? गलत लिखा है मैंने? गलत लिखा है मैंने? कोई बोल भी नहीं रहा है। सर मैंने प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने लिखने हैं? सर प्रोडक्शन के यूनिट्स है 10,000। कितने सर? 10,000। तो सर क्लोजिंग कितनी बच जाएगी मेरे पास? सर क्लोजिंग बच जाएगी सर मेरे पास 2,000। जवाब दीजिए, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो सर वही 2,000 सर मेरे लिए आगे बढ़ जाएगा। यहाँ आ गया मैं। अगले साल फिर मैंने कितना प्रोड्यूस किया? अगले साल शायद मैंने फिर दोबारा 10,000 प्रोड्यूस किया है ना? 10,000 प्रोड्यूस किया या 12,000? 10,000 प्रोड्यूस किया। जवाब दीजिए, अगर मैंने 10,000 प्रोड्यूस किया है और ओपनिंग में मेरे पास पहले से कितना मौजूद था? 2,000। तो 12,000 में से मैंने 3,000 को क्या कर दिया? 12,000 में से मैंने 9,000 को क्या कर दिया? बेच दिया। तो सर मेरे पास कितने यूनिट्स बच गए? सर मेरे पास 3,000 यूनिट्स बच गए। ये वर्किंग आज की क्लास में सबसे अहम है, आपको ये वर्किंग आनी चाहिए। मैंने रिवर्स किया ये सब कुछ, अगर किसी को परेशानी है तो मैं उसे रिवर्स करके दिखाता हूँ कि ये रिवर्स हो रहा है। रिवर्स कैसे हो रहा है? ये दोनों सर क्या होने चाहिए थे? सॉरी, ये दोनों क्या होने चाहिए थे सर? प्लस, और ये क्या होना चाहिए? माइनस। 10,000 में से 2,000 का माइनस कीजिए, 9,000 को फिर रिवर्स कर रहे हैं ना, तो 10,000 में 2,000 को क्या कर देंगे? प्लस, और 9,000 को क्या कर देंगे? माइनस। तो आंसर आ जाएगा। नहीं आया फातिमा समझ? फातिमा रिवर्स करेंगे, देखो बेटा गौर से देखो।
10,000 में 2,000 को क्या कर देंगे प्लस और 9,000 को क्या कर देंगे माइनस, रिवर्स कर रहे हैं ना, तो 3,000 आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ में? मैंने रिवर्स किया, आ गई बात समझ में? तो सर ये आंसर आ गया आपके पास, कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दोबारा प्रैक्टिस होगी इसके बगैर ये क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता। कॉपी कर लीजिए सर इसको जरा जल्दी जल्दी। हर रोज हमको ऐसे ही करना है? हर दफा, हर रोज नहीं, हर दफा, हर दफा। डन है सर। जब भी मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आएगा पहले ये वर्किंग होगी। अब चलें सर स्टार्ट लेते हैं, क्यों ये वर्किंग कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। सर सबसे पहले क्या लिखेंगे आके, सेल्स। सर जवाब दीजिए, सेल्स की पहले साल की वैल्यू कितनी है? 18 की यूनिट आपने बेचे थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपने कितने के यूनिट्स बेचे? नेक्स्ट ईयर आपने बेचे सर 22 के। अब पहले साल कितने यूनिट्स हैं, देखिए अब ये फॉर्मेट बना हुआ है सामने, यूनिट सोल्ड कितने लिखे हुए हैं? 8,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 को 8,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 144,000। नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 मल्टीप्लाई बाय 198,000। सर ये आंसर आ गया इसका, सेल्स हो गया सर। सेल्स के बाद क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फातिमा अगर पीछे फॉर्मेट खोल के देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप आके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे। क्या करूँ, वेरिएबल कॉस्ट को अलग करूँ या प्रोडक्शन को सारी यहाँ लिखूँ? प्रोडक्शन को सारा यहाँ लिखेंगे। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसमें सारी प्रोडक्शन पहले एक साथ आएगी। और ये बात समझ में, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट है। कॉपी कर लीजिएगा, मुझे थम्स अप दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। हम्माद कोई मसला तो नहीं है ना? हम्माद क्लियर है? हम्माद बोलो क्लियर है? डन। अब चलें, अब सबसे पहले मैंने यहाँ के मेंशन किया, मैंने यहाँ लिखा मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, लेकिन मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे चाहिए? एट वेरिएबल कॉस्ट भी प्लस फिक्स कॉस्ट भी, है ना, दोनों। लेकिन किसकी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की या सिर्फ प्रोडक्शन की? बोले ना किसकी, सिर्फ प्रोडक्शन की। तो सर अब लेकिन अभी रुक जाइएगा, अभी जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, आपको सिखाना वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। आप जल्दी करेंगे तो आप फंसेंगे। पहली बात तो पहले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, जीरो है ना, है या नहीं? ओपनिंग इन्वेंट्री तो जीरो है। कहाँ लिखा हुआ है सर? ये जो टेबल बनाया है इसीलिए तो बनाया है। ओपनिंग इन्वेंट्री फर्स्ट ईयर की क्या आ गई आपके पास सर? जीरो। अब बढ़ते हैं आगे सर। अब जरा प्रोडक्शन की वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट को जरा प्लस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सर, 2 कैलकुलेटर उठाइए, 2 प्लस 5, ये भी लेबर भी प्रोडक्शन है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस कीजिए, क्या बन गया सर? ये 8। सर ये आपके लिए बन गया टोटल कितना? 8 बन गया। सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया सर, यहाँ क्या आएगा आपके पास? ये कितना बन गया आपके पास? 8। लेकिन क्या वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल कॉस्ट? सही बोल रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सुनिए सर, क्वेश्चन में मैं हाईलाइट करता हूं आहिस्ता आहिस्ता, स्लो डाइजेस्ट कीजिए। 1 2 ये भी प्रोडक्शन और ये भी क्या है सर? प्रोडक्शन। अब यहां देखें सर, क्या एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड भी है प्रोडक्शन का? यस, है ना। अब सिर्फ मुझे एक बात बताइए सर, अब अगर आपने 10,000 यूनिट्स बनाए और आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो ये है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 40,000 को डिवाइड कर देना चाहिए किस चीज़ के साथ? मुझे 40,000 को डिवाइड कर देना चाहिए किस चीज़ के साथ? 10,000 के साथ। सर जब मैं 10,000 के साथ डिवाइड करूंगा तो सर जवाब दीजिए, 10,000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास सर? इसका आंसर आ जाएगा सर मेरे पास डॉलर कितना? 4, है ना? सही, $4 आंसर आ रहा है ना सर। ऐसा क्यों किया आपने? बेटा मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहा हूँ सर। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कहाँ से ट्रांसफर कर दिया आपने? बेटा एब्जॉर्प्शन में तो होती है ना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फातिमा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन में तो होगी ना, तो मैंने किया 4 निकाला इसका आंसर। सर जवाब दीजिए, ये आंसर क्या है सर? ये आंसर है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब जवाब दे, मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? सर मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए 10,000। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी सर? आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 40। ये तो हो ही जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? असल में ये बात नहीं है, असल में यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी हमने निकाला था, कितना आया सर? 8। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किसका? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किसका? प्रोडक्शन का। वरना तो सर 8 के अलावा इसमें ये वाला सेलिंग वेरिएबल भी तो ऐड होना चाहिए, ये भी तो वेरिएबल है। हमें सिर्फ प्रोडक्शन को अलग करना है, तो मैंने प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाली, कितनी आ गई? $8। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी पड़ी मुझे, क्योंकि ये
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे काम हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मैंने कितनी निकाल ली सर, $4, तो टोटल कितनी हो गई सर ये 12। आई मेरी बात समझ में? मैं यहाँ गया, अब गौर से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गौर से देखिए, अभी रुक जाइए, देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर फॉर्मेट देखें तो आपको समझ में आ जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले क्या रखना है, एट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कितने का है सर, 8। लेकिन सर दूसरी तरफ फिर आके क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर अलग अलग करके क्यों लिख रहे हैं, कंबाइन कर दें? नहीं, यही तो सबसे कमाल की बात है, अलग अलग लिखें, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी सर आपके पास, 4। आपने पहले साल कितने यूनिट प्रोड्यूस किया, आपने पहले साल यूनिट प्रोड्यूस किए 10,000, और इसके भी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया आपने, 10,000। सर जवाब दीजिए, 8 इंटू 10,000 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया आपके पास, 80,000। 4 इंटू 10 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया आपके पास, 40,000। सर ये तो 40 यहीं आना ही चाहिए, यस वही आ गया सर। उसके बाद लेकिन अब देखें आसानी इससे क्या हो रही है, अलग अलग लिखने से आसानी क्या हो रही है। यहाँ लिखा मैंने आके क्लोजिंग इन्वेंट्री, अभी भी देखिएगा, अभी कॉपी मत कीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट क्या लिखा मैंने, एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या किया मैंने, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, 8, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, 4, तो टोटल कितनी हो गई सर, टोटल हो गई 12। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हमारे पास ये वाला टेबल है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है सर, मेरे पास पहले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2000 यूनिट्स। तो सर मैं इसको मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2000 से। 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 से, तो आंसर कितना आ गया सर आपके पास इसका, 24,000। आ गई बात समझ में सर, इसका आंसर आ गया अब इसका 24,000। अब जवाब दिए सर, अगर इस साल आंसर 24,000 है तो अगले साल का ओपनिंग भी क्या हो जाएगा सर, 24,000। सर ये आसानी हो गई, अगले साल का आंसर मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। अरे ये बात समझ में सर, जरा 8,000 में 40,000 को ऐड कीजिए, 120 में से 24 माइनस कीजिए, 96,000। सर 96,000 को मैंने माइनस किया सर, जरा 144 में से 96 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ गया सर आपके पास 48,000, राइट। कॉपी कर लो बेटा यहां तक, जल्दी कोई नहीं, सुकून से काम करें। डन। डन। अब देखें सर, यहाँ आ जाए क्वेश्चन में, अगले साल की जरा प्रोडक्शन की कॉस्ट जरा चेक करते हैं। कैलकुलेटर खोलना भाई, 3 + 6 + 1.5, आंसर बताइए सर। इसका आंसर आ गया आपके पास 10.5, ये वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर अगली दफा की, फिक्स कॉस्ट वही है सर 40,000, और इसको आपने जब इससे डिवाइड किया यूनिट से, तो आपके पास क्या बन गई सर, वो $4। अब सर मैं यहाँ लिखूँ क्या, यहाँ लिखूंगा सर मैं आके, यहाँ मैंने ऐसे करके एक ब्रैकेट लगाया ताकि अगले साल को दिखाऊं मैं। क्या आ गई सर 10.5, दूसरे का आंसर क्या आ गया 4। जरा 10.5 को अगले साल आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 10,000। 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आपके पास आ गया 1,05,000, सही है। और सर 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके पास कितना आ गया, आंसर आपके पास आ गया 40,000 सॉरी, आंसर आपके पास आ गया सर इसका कितना, 40,000।
अब नेक्स्ट ईयर जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आप क्या रखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रखेंगे 10.5 प्लस कर देंगे सर क्या आ गया 4, तो टोटल क्या हो गया आपके पास 14.5। 14.5 को मगर आप नेक्स्ट ईयर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नेक्स्ट ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे आप सर कितने यूनिट से 3000 से, तो क्लोजिंग 3000 है। आंसर निकालिए उसका। 14.5 मल्टीप्लाई बाय 3000, आंसर निकालिएगा सर। 43,500 सर इसका आंसर आ गया, राइट। चेक कर लें सब लोग, यही आंसर है सर। इन सारी वैल्यूज को प्लस माइनस कर लीजिए। नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने 3000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया बस। नहीं नहीं, 3000 बची है ना, 3000 बची है, ये रही। और 2000 पिछले के भी थे। हाँ, आंसर बताइएगा सर इसका, क्या आंसर आ रहा है 125500। सर इसको माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। ग्रॉस प्रॉफिट चेक कीजिए सर इसका 72,500 सर इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर मेरे पास। लिख लीजिए। एक दफ़ा ना सब लोग ज़रा गौर से ध्यान से पीछे से वर्किंग वगैरह सब कुछ चेक कर लो, एक दफ़ा पीछे से अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पहले ये सारा डेटा गिवन है और अपनी वैल्यूज़ को इसको एक दफ़ा रख के मैच कर लीजिए। देखिए मैंने क्या क्या किया हुआ है, एक दफ़ा अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, वर्किंग आपके सामने, एक दफ़ा अच्छे से देख लीजिए। डन। सर अब आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके दोनों का, अब आप क्या करेंगे सर, आप इसमें से लेस करेंगे, लेस करेंगे सर आप इसके अंदर एक्सपेंसेस। सर क्वेश्चन में चेक करते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस क्वेश्चन में और कौन कौन से, सेलिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है बेसिकली बस। सर चेक कीजिए, एनुअल फिक्स्ड एडमिन आपके पास 10,000 और 14,000 के हैं, और कोई वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास 2 और 2 के हैं। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होंगे आज हम ये भी देख लेंगे। सर एक्सपेंसेस की बात की तो सबसे पहले हमारे पास आ गए सर सेलिंग एक्सपेंसेस। जवाब दें सर, सेलिंग एक्सपेंसेस में आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बताइए क्या आ रहा है आपके पास, कितने यूनिट्स आपने बेचे हैं। सर पहले साल आपने यूनिट्स कितने बेचे हैं 8,000। पहले साल सर आपने 8,000 यूनिट्स बेचे, अगले साल आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं सर 9,000। तो सर अगले साल के लिए आप इसको $2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ सर 9,000। पहले साल का आंसर आपके पास आएगा सर 16,000, दूसरे साल का आपका आंसर आएगा सर 18,000 जितने यूनिट्स मैंने बेचे। फिर सर आपका एडमिन एक्सपेंस, सर चेक करें, एडमिन में फिक्स एक्सपेंस है आपका, एडमिन फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो कितने के गिवन है सर क्वेश्चन में, वो गिवन है आपके पास सर 10,000 और अगले साल के गिवन है आपके पास 14,000। तो 10,000 और यहाँ के सर मैंने मेंशन किया इसके अंदर मैंने मेंशन किया 14,000। सर लिख लें आगे। डन। सर जरा पहले का आंसर आ गया 26,000, 32,000 सर इसका आंसर आ गया। सर दोनों का आंसर निकाल लीजिए। सेकंड वाले का 40,500 है और इसका 22,000 है। 22,000। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने जो काम करा है ना, मेरी बात सुनो सब लोग गौर से, सब लोग जितने भी लोग ऑनलाइन हो सब लोग मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। सर क्वेश्चन में तो समझ में आ गया है, लेकिन सर ये टेबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नहीं समझ आया। ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं कल ये दोबारा करा दूंगा तुम्हें। सुनो मेरी बात सब लोग दोबारा से, ये बेटा ये एक दफ़ा पढ़ के नहीं आता टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है इसको कम से कम 2 बार आपको करना पड़ता है। मेरा मतलब करने का ये, कहने का ये कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ना, बड़ी छोटी छोटी सी बातों में चेंजेस है। तो आप ये मत समझे कि आज हमने कर लिया तो बस आज ही आपको इतना आना चाहिए। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज आप जब घर पे यानी कल की क्लास आप जब वापस लेने आएंगे ना, तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी बच्चा क्लास लेने आ रहा है ना, वो आधा घंटा 15 मिनट पहले आए, आराम से बैठे, पहले एक बार इसकी वर्किंग देखें। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ना खाली एब्जॉर्प्शन की नहीं कराऊंगा, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में ना आपको
आपको मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में एब्जॉर्प्शन भी कराऊंगा और मार्जिनल भी कराऊंगा। है लिखा हुआ सिर्फ एब्जॉर्प्शन, लेकिन मैं आपको एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल दोनों कराऊंगा। लेकिन कम से कम इतनी मेहनत तो आप गवारा करें ना, इतनी मेहनत तो करके आए कि आप सेल से लेके प्रॉफिट निकालना तो आपको आए। आप मार्जिनल कॉस्टिंग, बेशक मार्जिनल आपने नहीं बनाई ना, स्टेटमेंट्स को छोड़ देते हैं, लेकिन यार एब्जॉर्प्शन की कम से कम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो आपको याद हो ना, कल कल जब आप आए तो फॉर्मेट तो याद हो। बाकी आपको ये वाला टेबल याद हो कि ये टेबल आपने कैसे बनाया है, बस वर्किंग मैं कराऊंगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही? कल लेकिन क्लास 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर हॉल में होगी, जो ऊपर हॉल में क्लास लेते हैं वहां पे होगी। तो मैं आपको कल नेक्स्ट एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 2 का एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ कराऊंगा, मार्जिनल भी साथ साथ कराऊंगा, प्लस मैं आपको उसकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी साथ साथ ही करा दूंगा। तो लाइक मेक श्योर कीजिएगा कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और अगर कैंपस पे ले सके तो कैंपस पे ले लीजिएगा। सर अब यहाँ तक का काम आपका हो गया। अब आपने ये काम जो आज आपने सीखा है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन वाला, बस आपका आज का होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपने इसको रिवाइज कर लेना एक दफा, और फिर कल की क्लास में आप दोबारा आएंगे। चलें सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये आज की रिकॉर्डिंग है भाई। अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। हाँ रमीशा, लेकिन जरा स्लाइड सा चेंज है उसमें, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसलिए उसको मैंने अलग करके छोड़ दिया ताकि आपको पहले ये तो समझ में आए।